एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थियरी। पहला यूनिट है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बेसिक कंसेप्ट। 3 पॉइंट है इसके अंदर। पहले नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब इसमें डेफिनेशन आएगी। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स कौन कौन सी चीजों को कवर करता है। और उसके बाद में बेसिक कंसेप्ट आएंगे जिसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब है। राइट। इंट्रोडक्शन देखें पहले। द टर्म इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड। डिराइव्ड એટલે લેવામાં આવેલી છે फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। द टर्म इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एक ओइको और दूसरा नोम। ओइको का मतलब होता है हाउस और नोमो का मतलब होता है मैनेज। तो इसका सिंपल मतलब होता है इकोनॉमिक्स का मैनेजमेंट ऑफ हाउस, यानी घर को तुम्हारे मैनेज करना फॉर्मली। यानी पहले के जमाने में द ग्रीक्स कॉल्ड इट एज पोल्स। पोल्स क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये जो चीजें थी ना, ये सब सिर्फ सरकार की तरफ से की जाती थी, गवर्नमेंट की तरफ से की जाती थी। द क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, अब दो चीजों का मतलब समझो। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यानी कौन? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यानी सबसे पहले इकोनॉमिस्ट जिन्होंने सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स को स्टडी करना शुरू किया, वो क्लासिकल। अब नियो क्लासिकल मतलब क्लासिकल के बाद आने वाले नए क्लासिकल, यानी पुराने ही है वो भी, लेकिन मॉडर्न से पहले के और क्लासिकल के बाद के नए इकोनॉमिस्ट के पहले के और क्लासिकल के बाद वाले। राइट, इसलिए इसको नियो क्लासिकल बोला जाता है। डेवलप द सब्जेक्ट इनटू पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल बोला जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी राजा की होती थी कि किस तरह से लोगों के बीच में इनकम को जनरेट किया जाए और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उन्होंने इसको इकोनॉमिक्स की तरह से डेवलप किया। द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स वाज बोर्न विद द पब्लिकेशन ऑफ एडम स्मिथ, अ बुक जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, लेकिन पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये अंडरलाइन करना। एडम स्मिथ ने सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट बुक के अंदर पब्लिश किया, और ये बुक कब आई? 1776 के अंदर। इकोनॉमिक्स हैज बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग राइटर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। यहाँ टोटल चार है, अपने यहाँ पे तीन लिखी है। चौथी डेफिनेशन जो है वो भी मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर जाती है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में नहीं डाला गया। एक तो क्लासिकल यानी सबसे पहली डेफिनेशन, जो वेल्थ डेफिनेशन यानी संपत्ति सर्जन विज्ञान, गिवन बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ, जे एस मिल, जे बी सी, एफ ए वॉकर, ये सब इकोनॉमिस्ट के नाम। फिर नियो क्लासिकल या तो वेलफेयर डेफिनेशन, यानी उनके बाद जिन लोगों ने डेफिनेशन दी उन डेफिनेशन में वेलफेयर यानी सुखाकारी बेनिफिट्स के बारे में बताया गया, गिवन बाय नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो कोई भी अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि वेलफेयर डेफिनेशन को देने वाले कौन लोग, तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिसमें मार्शल, ए सी पिगू, एडविन कैनन आएंगे। मॉडर्न और स्कैरसिटी डेफिनेशंस, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रॉबिन्स और कैन क्रॉस। अब इवेल्युएट, इवेल्युएट यानी એનું પૃથક્કરણ કરો કહેવાય, એનાલાઇઝ કરો। एनालाइज क्लासिकल और वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। या फिर इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया? इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ एक्सप्लेन। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ द फादर ऑफ है और नहीं है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखे, एमसीक्यू साइड पे लिखते जाओ, स्टार करते जाओ नहीं तो याद रहेगा यहाँ से एमसीक्यू। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। अब ये बुक का नाम क्या था? ये पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी एक बार एमसीक्यू में आया था। बुक का नाम, पूरा नाम है वेल्थ ऑफ नेशन नहीं है, पूरा नाम क्या है? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब इनका मतलब समझो। एन इंक्वायरी समझ में आता है कि जानना है कि नेचर किस तरह का, लोगों के पास किस तरह से
संपत्ति का सर्जन होता है, मतलब वेल्थ क्रिएट कैसे होती है और किस तरह की, उसके पीछे कारण क्या है। तो ये दोनों जानने की कोशिश इस बुक के अंदर इसने की थी, समझाने की कोशिश की थी। अब डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स को बोला इसने इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब बुक का नाम है। बट जे वी से इसने क्या बताया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ, ट्रीट्स ऑफ वेल्थ यानी मतलब बाजू में लिखा है गवर्न्स वेल्थ, यानी संपत्ति નું સર્જન કરે અને મેનેજમેન્ટ કરે બંને, બરાબર ને। વોકર की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज, एक के जगह साइंस, बीजो શું કહે છે बॉडी ऑफ नॉलेज which relates to wealth, जो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के बारे में बात करेगा। Thus, according to Adam Smith and the other classical economists, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी इसमें एक वर्ड में अगर याद रखना हो तो इन सारे डेफिनेशन का एक ही मतलब निकलता है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इट इज अ स्टडी। अब वेल्थ क्या स्टडी करना है, तो पहले तो प्रोडक्शन, अलग अलग चीजें आएगी कहाँ से, पैसे आएंगे कहाँ से, यानी प्रोडक्शन करेंगे तो आएंगे। फिर वो जो प्रोडक्शन करेंगे वो लोगों तक बेचेंगे, भेजेंगे उसको, तब जाके लोग उसको कंज्यूम करेंगे, यानी वपराश, उत्पादन અને वपराश। इट डील्स विद, वो किसके साथ डील करेगा, एक्विजिशन मतलब लाना, खरीदना, एक्यूमुलेशन इकट्ठा करना, भेगू करूं, एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, और फिर उसको यूज करेंगे। पहले इंसान पैसे कमाएगा, उसके बाद में पैसे इकट्ठा करेगा, बाद में उसको क्या करेगा, यूज करना शुरू करेगा। दिस मीन्स इन इकोनॉमिक्स वी हैव टू स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स એટલે પાસાઓ, भिन्न भिन्न पासाओं ऑफ वेल्थ, दैट इज हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस। सबसे पहले प्रोडक्शन कैसे होता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन यानी વેચની કઈ રીતે થાય, और तीसरा कंज्यूम यानी वपराश कई રીતે થાય। तो तीन चीजें, प्रोडक्शन है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, और तीसरा कंजम्पशन है। तीनों तीनों चीज को जहां पे भी इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट किया हो, वो सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए है, एग्जाम में लिखना नहीं है। इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट किया हो तो क्रिटिसिज्म, मर्यादा। ધ રાઇટર્સ લાइक કાર્લાઇલ એન્ડ રસ્કિન કન્ડેમ, કન્ડેમ નું બાજુમાં લખેલું છે ક્રિટિસાઇઝ, मतलब ये डेफिनेशन ની ખામીઓ શોધી। this definition and argued that economics is worship of mammon, उसको क्या बोलेंगे, गॉड ऑफ वेल्थ, वर्शिप ऑफ मैमन यानी गॉड ऑफ वेल्थ, यानी उसने क्या बता दिया कि सिर्फ पैसों की पूजा करो, कुछ भी करो पैसे कमाओ, सही गलत कोई भी तरीका पैसे लाओ, दैट इज डिसमल साइंस। सोच लो, अब इसकी डेफिनेशन कब आई थी, 1776 के अंदर। उस जमाने के इकोनॉमिक्स के बारे में सोचो, हर कंट्री ये चाहती थी कि दूसरी कंट्री के अंदर राज करे, जमाना ऐसा था। मतलब संपत्ति कोई भी तरह से कमाओ, सामने वाला क्या करता है अपने नहीं देखना है, दूसरा मरता हो तो मरे, अपने अपना फायदा देखो। ये उस जमाने, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, वर्शिप ऑफ मेमन, यानी सिर्फ भक्ति करना सिखाया, किसकी, पैसों की पूजा करना सिखाया, इस डेफिनेशन में। इसको आपने क्या बोला, डिसमल साइंस। डिसमल साइंस का मतलब इमोरल, यानी मतलब निराशावादी विज्ञान के बारे। डिसमल यानी निराशावादी, इमोरल का मतलब अनीति शास्त्र, ऑफ गेटिंग रिच, पैसे कमाओ बस, कुछ भी हो जाए, सामने वाला कुछ भी करे, कुछ नहीं दिखता। दे कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज इकोनॉमिक्स ऑफ सेल्फिशनेस एंड मीननेस, मतलबी લોકોનું સાયન્સ છે, यानी સેલ્ફિશ બનો, જેટલું બનો ને એટલું સેલ્ફિશ, અને મીન એટલે બીજાનું બુરું થતું હોય તો થવા દો, પણ પોતાને બારામાં સોચવાનું તમને। दिस डेफिनेशन गिव्स मोर अटेंशन टू वेल्थ, यानी उसने पैसे 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 सबके बारे में बात की, लेकिन किसको इग्नोर किया, इग्नोर्स वेलफेयर ऑफ मैन। वेलफेयर यानी सुख कहाँ से आता है उसने नहीं दिखाया, पैसे से सुख नहीं खरीद सकते, बराबर में, पर वो ये भूल गया। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, वेल्थ इंक्लूड्स ओनली मटेरियल एंड टेंजिबल गुड्स, मतलब संपत्ति बोला उसने, इसका मतलब जो दिखता है ने वही अपने वेल्थ के अंदर गिनेंगे, सर्विस को इसने इंक्लूड नहीं किया। मटेरियल का मतलब गुड्स,
जो दिखते हैं ना फिजिकली, वो टेंजिबल इज द दृश्य, जो दिखते हैं वही इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इट डिड नॉट इंक्लूड इमटेरियल सर्विसेज। क्या इंक्लूड नहीं किया उसने? इमटेरियल यानी इनटेंजिबल सर्विस को इसने इंक्लूड नहीं किया, लाइक सर्विस ऑफ टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा। ये सारी सर्विसेज को इसने इग्नोर किया। इसका मतलब कोई भी डॉक्टर की सर्विस, वो जमाने में ये सारी सर्विसेज इतनी ज्यादा डेवलप भी नहीं थी। डॉक्टर यानी उसके लिए कोई डिग्री नहीं होती थी वो जमाने में। अगर आप किसी डॉक्टर के अंदर में काम करते हो, कुछ नया ढूंढ लेते हो ऑपरेशन करने का तरीका, क्योंकि एनेस्थेसिया नहीं था, ऑपरेशन तो बहुत दूर की बात है। इंसान का ऑपरेशन करा तो किस तरह से करते थे? पहले उसको बेहोशी की हालत तक कोई ना कोई नशा करवा देते, बाद में उसका ऑपरेशन करा, क्योंकि वो स्टिचेस ले तो चिल्लाएगा, फिर बांध देते थे उसको। और दांतों के अंदर है ना, कोई कपड़ा या तो ऐसा कुछ दबा दे जिससे वो जोर से चिल्लाए या तो दांत भीसे ना, तो उस वक्त उसको नुकसान ना हो। क्योंकि कोई एनेस्थेसिया नहीं था, बेहोशी की कोई दवाइयाँ नहीं थी वो टाइम पे, वो बहुत बाद में आई। तो ऐसी सर्विस को तो इंक्लूडेड नहीं किया, जान बचाने वाली सर्विस को इसने इंक्लूड नहीं किया था। अब इसके बाद देखें, दिस डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या? वेलफेयर यानी सुख, उसने देखा नहीं। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, वेल्थ इज द एंड। एंड यानी मकसद, मकसद यानी पर्पस। आप जो है ना, नहीं नहीं सॉरी, वेल्थ यानी टूल, साधन। नहीं मैं पहले ही बराबर था, सॉरी। मकसद हो जाता है एंड यानी पर्पस ऑफ लाइफ। इंसान की जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस है, पैसा कमाओ। नॉर्मली होना क्या चाहिए? पैसा साधन है, खाली एक जरिया है। लेकिन आप जो उससे खुशी पाते हो ना, उसको यूज करने के बाद आपको जो कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है ना, वो आपका एंड होना चाहिए, यानी मकसद वो होना चाहिए। लेकिन इसने पैसे को ही मकसद बना दिया, बराबर है, जो कि पैसा मकसद होता नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, वेल्थ इज अ मीन्स टू अचीव वेलफेयर। वेल्थ यानी पैसा तो सिर्फ एक जरिया है, वेलफेयर असली में इंसान को चाहिए। सो दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट एंड इट वाज रिजेक्टेड। तो चार लिमिटेशन। पहले, उसने पैसे की पूजा करना सिखाया, यानी उसको इकोनॉमिक्स को क्या बोल दिया? सेल्फिशनेस और मीननेस का साइंस। दूसरे में उसने वेल्थ को खाली अटेंशन दिया, वेलफेयर को नहीं दिया। तीसरे में खाली गुड्स को अटेंशन दिया, सर्विसेज को अटेंशन नहीं दिया। और चौथे में इसने एंड किसको बोला? वेल्थ को एंड बोला, जबकि वेलफेयर अपना एंड होना चाहिए। ये चार लिमिटेशन ध्यान में रखो, डेफिनेशन पूरी। कैसे इसको याद करना है देखो। सबसे पहले डेफिनेशन, तीन तीन डेफिनेशन दी है, कोई भी दो लिखने की, बराबर है इसमें से। और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन है। उसमें अगर तुम कोई भी चीज इतनी लंबी लंबी याद नहीं कर सकते, तो लास्ट में जो लिखा है, डील्स विद एक्विजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, ऊपर से चौथी लाइन, एक्विजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, ये इतना लिखो। ये डेफिनेशन का तुम्हारा एक्सप्लेनेशन इतना पूरा हो गया, बराबर। फिर उसके बाद में क्रिटिसिज्म, चारों चार लिखने के। अब इतना लंबा क्रिटिसिज्म ना याद रहे, तो कार्लाइल और रस्किन ने कंडेम किया इस डेफिनेशन को। और इन्होंने क्या बताया कि इकोनॉमिक्स को सेल्फिशनेस और मीननेस बोला गया, बस हो गया। ये मेमन, वर्शिप ऑफ मेमन, या उसके बाद में डिस्मल साइंस है, इमोरल साइंस, ये सब नहीं लिखोगे तो चलेगा। उसके बाद डिस डेफिनेशन, ज्यादा किसके ऊपर ध्यान दिया गया? वेल्थ के ऊपर। इग्नोर क्या किया? उस पे हमको फोकस करना है। इसने मटेरियल को इंक्लूड किया, नॉन मटेरियल को नहीं इंक्लूड किया। फिर उसके बाद में इसने वेलफेयर को इंक्लूडेड नहीं किया, इसलिए ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट और रिजेक्ट कर दी गई। याद रखने का तरीका ऐसा ही होता है। तुम अगर एक एक वर्ड टू वर्ड याद करने जाओगे, इम्पॉसिबल है। शुरुआत में तो ये इम्पॉसिबल है, फिर धीमे धीमे जैसे आगे बढ़ोगे, वर्ड समझ में आने लगेंगे, उसके बाद में तुम याद करने की एक कैपेबिलिटी रख पाओगे। फिर आपको बड़े बड़े पैराग्राफ भी याद हो जाएंगे। पर अभी क्या याद रखना है? मेन जो पॉइंट है ना, उसको याद रखना है, टूटी हुई लैंग्वेज के अंदर है लिखने का भी। बराबर। कोई ऐसी चीज मत करना कि जिसके अंदर ऐसा लगे बहुत टाइम जाता है। कोई मुझे कल बोल रहा था कि 4 बार पढ़ा याद नहीं हो रहा है। मैंने बोला 4 बार नहीं, 40 बार पढ़ना पड़ेगा। ये शुरुआत के चैप्टर से, 4 बार में कुछ ना हो, बराबर। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तुम इंडिया में रहते हो, बराबर, तुमने चाइनीज लैंग्वेज के अंदर कभी कुछ बोला ही नहीं, कभी कुछ सुना ही नहीं, और कभी कुछ पढ़ा ही नहीं।
अब वो लैंग्वेज एकदम से तुमको लिखनी पढ़नी और बोलनी आएगी तो कहाँ से आएगी पहले दिन? सिंपल लॉजिक। समझे ना? अब क्रिटिकली एग्जामिन नियोक्लासिकल और वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स और एक्सप्लेन मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। 1890 के अंदर इसने डेफिनेशन दी, 1890। मार्शल, मार्शल की बुक का नाम क्या? इसके बाद लिखा है देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 के अंदर। फिर अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ, याद रखो क्या लिखा है, मेन सेक्शन। मेन सेक्शन यानी मैनकाइंड, इंसान क्या करता है, कैसे, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इंसान का ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? रोज इंसान क्या करता है, ऐसा नहीं कि वो कमाने जाता है। एग्जैक्टली exactly। जो पैसा कमाने जाता है ना, वो क्या करता है, वेल्थ को क्रिएट करता है। लेकिन उसकी दूसरी जगह पे वो दूसरा क्या करेगा, अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करेगा। तो वेल्थ गेटिंग एक्टिविटीज करेगा और बाद में वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज करेगा। पहले पैसा लाएगा, फिर पैसा यूज करेगा। ये दोनों उसका ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है। इन दोनों के बीच में उसको पूरी जिंदगी बितानी है। इट एक्सप्लेन, लिखा है देखो, हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट। पैसा आता कहाँ से और किस तरह से जाता है। 10, इट इज वन साइड अ स्टडी ऑफ वेल्थ। एक जगह पे उसने क्या स्टडी किया है, वेल्थ, पैसे को स्टडी किया है, वेल्थ को, संपत्ति को स्टडी किया है। एंड ऑन द अदर एंड मोर इम्पोर्टेंट, स्टडी ऑफ मैन, इंसान को स्टडी किया है, इंसान के बिहेवियर को स्टडी किया है उसने। तो इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स को आगे वाले में क्या देखा था तुमने, साइंस ऑफ वेल्थ देखा था। साइंस ऑफ वेल्थ यहाँ पे क्या हो गया, इट इज अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। पर यहाँ पे भी एक शब्द है, ऊपर मटेरियल वेल्थ है, यहाँ क्या लिखा है, मटेरियल वेलफेयर। दोनों में मटेरियल के ऊपर फोकस किया गया, मतलब यहाँ पे भी खाली गुड्स को फोकस किया गया, सर्विस यहाँ पे भी नहीं है। समझे? ऊपर भी क्या लिखा था, सर्विस को डॉक्टर की इंक्लूड नहीं किया, टीचर की सर्विस को इंक्लूड नहीं किया, लॉयर की सर्विस को इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे भी सेम है, उसने वेल से वेलफेयर तक आया वो, लेकिन फिर भी ये कौन से वेलफेयर तक आया, सिर्फ मटेरियल के ऊपर आया। अब एक्सप्लेनेशन और फीचर्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू मार्शल, economics is a study of wealth of, on one hand, and study of man and its his activities, and on the other hand, it is the study of welfare। इंसान जो कुछ भी एक्टिविटीज करता है, वो सारी एक्टिविटीज के पीछे उसका मकसद सिर्फ एक है, अपने वेलफेयर को अचीव करना। Economics is a social science because it is a study of activities of man who is living in organized society। What is organized society? ऑर्गेनाइज सोसाइटी मतलब इंसान शहरों में रहता है, गांव में रहता है, एक ग्रुप में रहता है। और वो ग्रुप भी कैसा, सिविलाइज्ड होना चाहिए, मतलब समाज उसको एक्सेप्ट करे वैसा होना चाहिए। तो अगर कोई इंसान केव्स यानी गुफा में रहे या जंगल में रहे, तो उसको वो स्टडी नहीं करेगा। केव्स का मतलब गुफा। एंड इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ को स्टडी करेगा, लेकिन कौन सी सोशल लाइफ, जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, जिसके अंदर वेल्थ इन्वॉल्व है। यानी इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखना है, એટલે આર્થિક પાસું કહેવાય, ઇકોનોમિક આસ્પેક્ટ એટલે સંગઠિત સમાજ, એને જ ખાલી સ્ટડી કરાય। अकॉर्डिंग टू मार्शल, वेल्थ इज अ मींस टू अचीव मटेरियल वेलफेयर। वेल्थ क्या है, मैंने आगे बताया था, वेल्थ सिर्फ एक जरिया है। वेल्थ एक डिवाइस है, एक टूल है। यानी मतलब आपके पास जो पैसे हैं ना, वो पैसे सिर्फ एक साधन है जिससे तुम क्या अचीव कर पाओगे, मटेरियल वेलफेयर। यानी अपने सुख के बारे में सोचोगे, अपने सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचोगे। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन सेक्शन। इंसान क्या करता है उसके बारे में इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। दिस मीन्स इट इज अ स्टडी ऑफ ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड नॉट ऑल एक्टिविटीज। सारी एक्टिविटीज नहीं, जो सोशल एक्टिविटीज है नहीं देखनी है, पर वो सोशल एक्टिविटीज में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसको देखना है। यानी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को खाली इसके अंदर इंक्लूड करोगे। सिमिलर डेफिनेशंस वर गिवन बाय अदर इकोनॉमिस्ट लाइक कैनन, पिकू एटसेट्रा। अकॉर्डिंग टू एडविन कैनन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मटेरियल वेलफेयर। वापिस आया, किस बारे में वापिस आया, मटेरियल, उस वर्ड के ऊपर फोकस करना है आपको। मैंने जितनी भी चीजें लगे ना कि जो एमसीक्यू के अंदर आ सकती है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको ऑलरेडी डार्क किया हुआ है इसके अंदर।
वो बोल्ड के अंदर लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये चीजें ना ध्यान रखनी है, इसको मिस आउट नहीं करना है आपको। Economics deals with that part of social welfare that can be brought directly or indirectly into relation with the measuring। इसमें आपको ROAD लिखा है, ROAD नहीं है, ROD है, मेजरिंग रोड ऑफ मनी। सेकंड लास्ट लाइन। रोड रास्ता होता है, यहाँ रोड जो है ना इसका मतलब मेजर टेप जैसा, ROD, तो मेजरिंग रोड आएगा। इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करेगा, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के साथ की बात करेगा, बराबर। पर वेलफेयर भी कौन सा, पैसे से जो कमाया जा सके, पैसे से जो खरीदा जा सके वही। अब क्रिटिसाइज इसको भी किया। पहले तो ये क्लासिफिकेटरी है, क्लासिफिकेटरी मतलब वर्गीकरण करना। इसको सारे वेलफेयर के बारे में देखना चाहिए था, लेकिन इसने क्या बोला, मैं तो खाली मटेरियल वेलफेयर के बारे में देखूं, नॉन मटेरियल के बारे में ना देखो। तो इसने दो अलग अलग हिस्सों में इसको बांट दिया इकोनॉमिक्स को, एक मटेरियल और एक नॉन मटेरियल, जो गलत है, बराबर। वेलफेयर को दो हिस्सों में बांटा, मटेरियल और नॉन मटेरियल वेलफेयर, तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट। इसके बारे में मटीरियलिस्टिक, मटीरियलिस्टिक भी इसी बेस के ऊपर है। उसने क्या किया मार्शल ने, कि अकॉर्डिंग टू मार्शल द वेलफेयर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन ओनली मटेरियल गुड्स, यानी इसने भी क्या इग्नोर किया, नॉन मटेरियल गुड्स को, यानी सर्विस ऑफ डॉक्टर इंजीनियर टीचर को इसने इग्नोर किया। फिर ये मिसलीडिंग है, मटीरियलिस्टिक यानी भौतिक के है, यानी जो चीजें दिखती है ना वही स्टडी करेंगे, जो ना दिखे, जो सर्विस अपने एंजॉय कर सकते हैं या सर्विस कोई प्रोवाइड कर सकता है, इसको अपने इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर मिसलीडिंग यानी गैर मार्गे दूरना। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इंक्रीज इन वेल्थ, अगर वेल्थ इंक्रीज होगी तो वेलफेयर भी इंक्रीज होगा, यानी जिसके पास पैसा ज्यादा वो खुश ज्यादा। सिंपल लैंग्वेज में अपने बारे में बात करें तो, राइट, अपनी लैंग्वेज में बात करें तो क्या, कि जिसके पास बहुत ज्यादा धन है उसको सुखी भी ज्यादा बोलेंगे अपने साथ। बट इनफैक्ट सर्टेन कुछ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो पैसे वाले लोगों के हाथ में जो होती है, सिगरेट वाइन एक्सेट्रा, वो कभी भी वेलफेयर को प्रमोट नहीं करता, उल्टा ये वेलफेयर को घटाता है, बराबर। पैसे से खरीदी जाने वाली हर चीज इंसान के लिए सही नहीं होती, तो मतलब कि जिसके पास पैसा ज्यादा वो वेलफेयर ज्यादा अचीव करेगा, ये यहाँ पे रॉन्ग साबित हो जाता है। वेलफेयर कैन नॉट बी मेजर, ये सबसे प्रॉब्लम बड़ा है। मैं कैसे देखूं कि तुम कितने खुश हो, मैं कैसे देखूं कि तुम कितने सेटिस्फाइड हो किसी गुड से, ये मेजर करना ही मुश्किल, इम्पॉसिबल है, कोई जज नहीं कर सकता इसको। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज a social science because it is a study of man। सोशल साइंस स्टडी ऑफ मैन, कौन मैन, जो स्टडी, जो कहाँ रहता है, लिविंग इन ऑर्गेनाइज सोसाइटी, सोसाइटी में रहने वाला। बट इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दोज पर्सन हु आर नॉट लिविंग इन सोसाइटी। एक सिंपल, ये नाम के अंदर बहुत सारे आदिवासी प्रजा रहती है, वो कभी कभी खरीदी करने के लिए सिटीज में भी आते हैं, पर वो सोसाइटी में रहते नहीं है, सोसाइटी से दूर रहते हैं, क्या उसको स्टडी नहीं करेंगे। अगर उसको स्टडी नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ी चीज तुमने छोड़ दी, क्योंकि ये लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ तो आते ही है, सिटीज में तो आते ही है, तो इसका मतलब उनको अगर स्टडी नहीं किया जाएगा तो एक पूरा हिस्सा कम्युनिटी का यानी समाज का एक पूरा हिस्सा आप बात कर दे तो उसके अंदर से, जिसको आप स्टडी नहीं करोगे, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत है। सोशल साइंस जैसा कुछ है ही नहीं इकोनॉमिक्स। और इसने सबसे बड़ा प्रॉब्लम इग्नोर किया, कौन सा, स्केर्सिटी। अच्छा, कोई चीज का ना होना उसको स्केर्सिटी बोलते हैं, कम होना उसको स्केर्सिटी बोलते हैं, ना होना नहीं, किसी चीज का कम होना, उसकी डिमांड के सामने किसी चीज की अगर सप्लाई कम होती है तो हम ऐसा बोलेंगे कि वो चीज स्केर्सिटी में है, राइट। तो ये हुई तुम्हारी दो डेफिनेशन। इसमें कैसे याद करेंगे आप, देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मार्शल की बुक का नाम क्या, कब पब्लिश हुई है। उसके बाद में मार्शल ने डेफिनेशन क्या दी, मेन सेक्शन, कौन सी एक्शन, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के अंदर। अब सवाल पूछना है कि ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे यूज किया जाएगा। तो इसने दो अलग अलग हिस्सों में इसको डिवाइड किया, एक जगह पे वो वेल्थ को स्टडी करता है और दूसरी जगह पे मैन के बिहेवियर यानी वेलफेयर को स्टडी करता है। लेकिन उसने भी यहाँ पे क्या किया, सिर्फ मटेरियल वेलफेयर के बारे में बताया,
अब इसके चार अलग अलग चीजें हैं। पहले तो जो आगे लिखा है वही, एक जगह पे वो वेल्थ को स्टडी करता है, दूसरी जगह पे वेलफेयर को स्टडी करता है। इसने सोशल साइंस बताया, इसका मतलब वही इंसान को स्टडी किया जाएगा जो सोसाइटी में रहते हैं, और उनकी भी सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ को ही स्टडी किया जाएगा। फिर मटेरियल वेलफेयर को खाली स्टडी करेंगे, और लास्ट में इंसान की सारी एक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी है वो वही खाली स्टडी करेंगे, सब एक्टिविटी को स्टडी नहीं करेंगे। फिर इसके क्रिटिसिज्म में टोटल छः। एक तो क्लासिफिकेशन गलत किया, मटेरियल नॉन मटेरियल जरूरत नहीं है। मटेरियलिस्टिक मतलब उसने खाली मटेरियल गुड्स को इंक्लूड किया, नॉन मटेरियल को इंक्लूड नहीं किया। मिसलीडिंग, क्योंकि हर बार वेल्थ के इंक्रीज होने से वेलफेयर होगा ही, ये जरूरी नहीं है। वेलफेयर को मेजर करना चौथे में लिखा है कि नहीं है। और सोशल साइंस लिखा है, लेकिन जो लोग सोसाइटी में नहीं रहते उनके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। एंड लास्ट में इसने प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी को छोड़ दिया। राइट। अब क्रिटिकली एग्जामिन स्कैर्सिटी डेफिनेशन, रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हमको ये बताना है कि ये सबसे ज्यादा एडिक्वेट या तो अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है कि नहीं। बराबर। मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस आर द थ्री फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी पूछे तो भी आपको यही बताना है, यही डेफिनेशन। पहले क्या लिखा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट, एक से ज्यादा वांट यानी जरूरतें एक से ज्यादा होना। दूसरा स्कैर्सिटी, उस जरूरतों को पूरा करने के लिए जो हमको चीजों की जरूरत पड़ती है वो चीजें कम होना। फिर रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब जो चीजें आप लेके भी आते हो उसका भी वैकल्पिक उपयोग, यानी एक से ज्यादा जगह पे उपयोगी। ऑल्टरनेटिव का मतलब एक से ज्यादा जगह पे जिसका यूज है। ये तीनों दिन फाउंडेशन स्टोन, यानी पाया ना पत्थर के भाई। इकोनॉमिक्स स्टडी करने के लिए तीन चीजों को स्टडी करना जरूरी है। बराबर। अब फंडामेंटल पोस्टुलेट और ये सब लिखा है, ये अभी नहीं, अभी अपने रॉबिन्स की डेफिनेशन देखे डायरेक्ट। प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स पब्लिश इस बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो तीन बुक आई, एक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के अंदर, दूसरी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वो 1890 के अंदर, और 1932 के अंदर कौन सी, लायनल रॉबिन्स की डेफिनेशन। और इसकी बुक का नाम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। According to Robbins, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends. ह्यूमन बिहेवियर कैसा, बिटवीन एंड्स। एंड्स यानी तुम्हारी जरूरतें, वांट, कितनी ज्यादा तुम्हारे पास वांट है, ये कभी भी खत्म नहीं होती। इसको अनलिमिटेड बोला गया है। एक खत्म करो दूसरी सामने आगे खड़ी रह जाए। बराबर। एंड स्केर्स मीन, अब वांट अनलिमिटेड है लेकिन मीन्स यानी साधन कम है, कम भी है, और साथ में ऑल्टरनेटिव यूजेस वाले भी है, यानी उसको एक से ज्यादा जगह पे यूज कर सकते हैं। 100 रुपए की नोट आपके पास हो तो 100 रुपए का सिर्फ एक जगह पे इस्तेमाल होता हो तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सवाल नहीं था। लेकिन 100 रुपए को आप एक से ज्यादा जगह पे यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि एक जगह पे अगर मैं यूज करूंगा तो दूसरी सारी मेरी जरूरतों को मुझे साइड पे रख देना पड़ेगा। बराबर। तो तीन चीजें हुए इसके अंदर, थ्री बेसिक प्रपोजिशन। प्रपोजिशन यानी धारणा के भाई। एक तो एंड्स यानी अनलिमिटेड वांट, फिर स्केर्स मीन्स यानी लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी तुम्हारे पास फैक्टर्स जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड है। एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स, अब ऑल्टरनेटिव यानी एक से ज्यादा जगह पे उसको यूज किया जा सकता है। अब इन सबको अपने समझना है, देखें। एंड्स, एंड्स का मतलब अनलिमिटेड वांट्स। वी नो दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मानव जरूरियात अनलिमिटेड, कभी खत्म नहीं होती। देयर इज नो लिमिट टू हिज वांट्स। वंस, एक बार अगर वन वांट इज सेटिस्फाइड, एक जरूरत पूरी हो गई, अनदर अराइसिस, अराइसिस उद्भव, यानी दूसरी जरूरत तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाती है। मैन इज नॉट लाइक एनिमल, सो ओनली फीलिंग ऑफ स्टमक डज नॉट सेटिस्फाई हिम। इंसान जानवर नहीं है इसलिए सिर्फ खा के वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। ये जो ब्रैकेट लिखा है ने वो आपको लिखना नहीं है, समझना है। आफ्टर सेटिस्फाइंग नेसेसरीज, नेसेसरीज मतलब प्राथमिक जरूरियात। ही रन्स आफ्टर कंफर्ट एंड लग्जरीज, उसको एकदम मोज शौक के साधन भी चाहिए। ही वांट्स प्लेंटी, प्लेंटी यानी વધારે પ્રમાણમાં, एंड वेराइटी, अलग अलग वस्तु જોઈએ। रोज एक જ वस्तु खाई નથી सकता, अलग अलग वस्तु જોઈએ એમાં। कपड़ा भी अलग अलग स्टाइल में પહેરવા જોઈએ। इन एडिशन टू फूड,
खाना, क्लोथ एंड शेल्टर, रहना, शेल्टर એટલે રહેઠાણ. He wants TV, furniture, DVD player, camera, watch and many other things. But due to limited resources or income, और उसकी इनकम कैसी है? लिमिटेड है. इनकम अनलिमिटेड नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स. सारी वांट को सेटिस्फाई करना पॉसिबल है नहीं. सो अ पर्सन हैज टू मेक चॉइस. अब इसको सिलेक्शन करना पड़ता है बिटवीन द मोर अर्जेंट एंड लेस अर्जेंट वांट. कि ज्यादा अर्जेंट कौन सी जरूरत है और कम अर्जेंट कौन सी है. मतलब अभी मैं किसके ऊपर पैसा खर्च करूं. अब कोई नशेड़ी इंसान होगा तो उसको शराब अर्जेंट लगेगी, बराबर. और अगर कोई बीमार इंसान होगा तो उसको दवाई अर्जेंट लगेगी. तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है. कौन सा प्रॉब्लम? के विच वांट शुड बी सेटिस्फाइड फर्स्ट. कौन सी जरूरत को पहले सेटिस्फाई किया जाना चाहिए. फिर आता है स्कैर्स और लिमिटेड मीन्स. साधन कम है, लिमिटेड है, मर्यादित. दो आर वांट्स आर अनलिमिटेड, द मीन्स. हमारी वांट अनलिमिटेड लेकिन मीन्स जैसे जमीन हो, पैसे, टाइम एटसेट्रा टू सेटिस्फाई आवर वांट्स आर स्कैर्स और लिमिटेड. ये बहुत कम है. द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई एज कंपेयर टू डिमांड. सप्लाई की कंपैरिजन में रिसोर्सेज बहुत कम है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है. सो क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ टू यूटिलाइज द स्केर्स रिसोर्सेस. જે અછતમાં સ્ત્રોત છે એને બેસ્ટ પોસિબલ મેનરમાં કેવી રીતે યુઝ કરવા. Thus it is the scarce mean. प्रॉब्लम अराइजेज इसीलिए होता है. हर चीज अगर आसानी से मिल जाती हो तो चॉइस का प्रॉब्लम नहीं है, सिलेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है. Thus it is the scarce means due to which economic problem comes into existence. Economic problem आते ही इसीलिए है. Now alternative uses of means. Robbins states that the resources are not only limited but they have also alternative uses. It means they can be used for a variety of purposes. Variety of purposes एक से ज्यादा जगह पे यूज किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जमीन की बात करें, लैंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री. और रोड कंस्ट्रक्शन या तो घर बनाने के लिए. जमीन का टुकड़ा वही है लेकिन उसके इस्तेमाल एक से ज्यादा जगह पे. Thus, as the resources have alternative uses, हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अराइजेस. कि भाई सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन सी वन को हम पहले सेटिस्फाई करें. Now, how does economic problem arise? Economic problems arise because of following reasons. सबसे पहला तो रीजन कौन सा? वॉन्ट्स अनलिमिटेड आगे देख चुके अपने. मीन्स यानी साधन कम है और वो साधन जो भी है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है. Now, science of choice. According to Robbins, economics tells us how a man makes use of his scarce means. अब ये आपको समझाता है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का काम क्या है? आपको एक्सप्लेन करना कि आप स्कैर्स मीन्स को यानी आपके पास जो मर्यादित साधन है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे जिसका एक से ज्यादा जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है. टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड एंड्स और वांट. एक तो वांट अनलिमिटेड है लेकिन हमारे पास हर चीज कम है. इट इन्वॉल्व्स चॉइस मेकिंग. सो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड साइंस ऑफ चॉइस और साइंस ऑफ स्कैर्सिटी. इसी को क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ चॉइस बोलते हैं. यानी पसंद करना है, किस में से क्या करेंगे वो पसंद करना है अपने. नाउ क्रिटिसिज्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन. अब इसकी मर्यादा देखो. लास्ट पॉइंट ये फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म्स. पहले तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. याद रखो उसने क्या बताया? स्कैर्सिटी प्रॉब्लम है. लेकिन इंडिया में तो एबंडेंस भी प्रॉब्लम है, ज्यादा होना भी प्रॉब्लम है. इंसान ज्यादा है वो प्रॉब्लम है. इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है. अब अनएम्प्लॉयमेंट स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट एबंडेंस का प्रॉब्लम है. यानी कोई वस्तु વધારે હોય એનો પ્રॉब्लम છે. This definition does not cover the problem of unemployment. This problem arises due to abundant labor. Abundant यानी વધારે પ્રમાણમાં and not due to scarcity. ये स्कैर्सिटी से नहीं होता. ये किसके कारण होता है? किसी चीज के ज्यादा होने के कारण यानी पॉपुलेशन के ज्यादा होने के कारण. Ignores the normative and ethical aspect. नेचुरल एज रिगार्ड्स एंड्स. देखो नॉर्मेटिव का मतलब क्या? हर जगह पे सही डिसीजन देना उसको नॉर्मेटिव बोलते हैं. मैं तुमको ये बोलूँ कि ये काम गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, ये नॉर्मेटिव है. लेकिन मैं अगर चुप रहूं
तुम जो करो वो करते रहो, तुम सही करो गलत करो तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। या तो नेचुरल मत लिखना, न्यूट्रल लिखना इसको। नेचुरल नहीं, न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी तटस्थ। NEUTRAL। NEUTRAL। एज रिगार्ड्स एंड्स यानी मकसद देखना नहीं है आपको। तुम जहर की बोतल खरीदने जाते हो तो भी इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा, तुमको रोकेगा नहीं। तुम दवाई लेने जाते हो तो भी इकोनॉमिक्स रोकेगा नहीं। मतलब इकोनॉमिक्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम तुम्हारे पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो। तुमने सिलेक्ट किया कि ये जगह पे जरूरी है, तुमने देखा कि ये मेरे लिए अर्जेंट है, तो तुम जहां पे भी जाओ तुम सिलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस डेफिनेशन इग्नोर्स द नॉर्मेटिव एंड एथिकल। एथिकल એટલે નીતિગત, સારું ખરાબનું ભાન કરાવે એટલે તેને ethical કહેવાય. Aspect of economics. It is neutral as regards ends. This means this definition tells us that human wants are unlimited, but it does not tell which wants are good. अगर तुमको पूरा ना याद करना तो इतना लिखोगे तो भी चलेगा. कहाँ से? Human wants are unlimited, but this definition does not tell which wants are good and which wants are bad. कौन सी सही कौन सी गलत है इसके बारे में इसने बताया नहीं. It covers only microeconomics but does not properly cover macroeconomics. अब माइक्रो का मतलब क्या, जिसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ अपने एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो में पूरी कंट्री को स्टडी करते हैं. दिस मीन्स दिस डेफिनेशन डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई देयर आर फ्लक्चुएशंस. फ्लक्चुएशंस यानी अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव, इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. हमको ये समझाता ही नहीं है ये कि नेशनल इनकम क्यों बढ़ती है क्यों कम होती है, एम्प्लॉयमेंट क्यों कम होता है क्यों बढ़ता है, ये समझाया नहीं इसने. दिस इज वेरी सीरियस ओमिशन. ओमिशन का मतलब बात बाकी. इग्नोरेंस. बिकॉज एट प्रेजेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. बराबर है? ये ब्रैकेट नहीं लिखे चलता है. ओमिशन यानी मतलब किसी चीज को रद्द कर देना, किसी चीज को इंक्लूडेड ना करना. डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसने क्या नहीं देखा, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा. दिस डेफिनेशन डज नॉट कवर द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दिस मीन्स इट डज नॉट एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच ब्रिंग अबाउट इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड आउटपुट. कौन से फैक्टर्स है जो नेशनल इनकम को इंक्रीज करते यानी बढ़ाते, आउटपुट को बढ़ाते यानी मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट इसने देखा ही नहीं. इसने रॉबिन्स ने ग्रोथ और डेवलप क्यों नहीं देखा, क्योंकि उसने मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी नहीं किया. तो जब कंट्री के बारे में सोचेगा तो उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में समझ में आएगा, लेकिन उसने कंट्री के बारे में नहीं, इंडिविजुअल के बारे में ज्यादा सोचा. रिड्यूस स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स टू ओनली वैल्यूएशन थियरी. किम्मत निर्धारण थियरी के बारे में. वैल्यूएशन એટલે किम्मत निर्धारण. आप सिर्फ दो चीजें करते हो इससे. एक तो रिसोर्स का अलोकेशन कैसे होता है, यानी तुम्हारे पास जितने भी साधन है उसका अलोकेशन यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन तुम कैसे करोगे, वहेंचनी. एंड प्राइस डिटर्मिनेशन. और कीमत निर्धारण सिर्फ इसके अंदर लिखा गया है, बट इन रियलिटी इकोनॉमिक स्टडीज अ नंबर ऑफ थियरीज. पर रियलिटी में इकोनॉमिक्स बहुत सारी थियरी को स्टडी करता है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, इनकम डिटर्मिनेशन यानी आवक कई રીતે નક્કી કરાય, डिटर्मिनेशन એટલે નક્કી કરવું, और थियरी ऑफ ग्रोथ वृद्धिની थियरी. तो इसने क्या लिमिट कर दिया, वैल्यूएशन. खाली दो चीजें बताई भाई, रिसोर्स एलोकेशन और प्राइस डिसाइड करो, डिटर्मिनेशन नक्की करना, बराबर. लेकिन उसने बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया. कौन कौन सी चीजों को, एक एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होता है, इनकम कैसे डिसाइड होती है और ग्रोथ कैसे करेंगे. lacks human touch. It means this definition indicates economic problem
but it does not show that how to solve it. आपको बता तो दिया ह्यूमन टच मतलब मानवीय अभिगम नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेफिनेशन ने तुमको ये बता दिया कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पर कैसे सॉल्व करना ये नहीं, ये तुम पे छोड़ दिया कि तुम तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, हमने तो खाली प्रॉब्लम बता दिया। अब इग्नोर्स सोशल कैरेक्टर, दिस डेफिनेशन इंडिकेट्स इग्नोर्स यानी निग्लेक्ट्स, ध्यान में नहीं रखतु द सोशल कैरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज। अब ये बताओ इसका मतलब क्या है? सोशल कैरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसे के बारे में बात नहीं करता है, समाज में रहने के बारे में भी बात करना चाहिए। और प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज, मेरे पास कोई चीज अवेलेबल है, तुमको भी वो चीज चाहिए, लेकिन वो एक्सचेंज कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ, उसके प्रॉब्लम्स को इसने बिल्कुल भी इग्नोर किया है। फिर टू नैरो एंड टू वाइड, ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना। इट इज आर्ग्यूड बाय रॉबर्टसन दैट रॉबिन्स डेफिनेशन इज टू नैरो। टू नैरो इसलिए क्योंकि उसने बहुत सब चीजों को कवर नहीं किया। नैरो यानी संकुचित કહેવાય અને વાઇડ એટલે વિસ્તૃત। नैरो એટલે संकुचित मतलब नैरो का मतलब कम चीजों को कवर करने वाली, लेस कवरेज, और वाइड का मतलब मोर कवरेज। अब एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी उसने नहीं लिखी, लेबर और कैपिटल के बीच में रिलेशन क्या है वो नहीं बताया। यानी याद रखो तुम्हारे पास अगर कैपिटल ज्यादा है तो तुम लेबर के पास से ज्यादा काम करवा पाओगे, क्योंकि मशीन ज्यादा होना ये मतलब लेबर के लिए ब्लेसिंग है। फिर प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ के बारे में उसने नहीं बताया, सो इट इज टू नेर एंड रॉबिन्स डेफिनेशन इज टू वाइड। इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, सार्वत्रिक हर जगह पे है ये, because it is applicable in many cases. For example, definition indicates that economic problem arises due to scarce means and its alternative uses. Means कैसे है तुम्हारे scarce यानी कम है और उसके uses एक से ज्यादा है। पर ये क्रिकेट में भी एप्लीकेबल है। क्रिकेट कैप्टन के पास प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे पास जितनी टीम है उतने में से काम मुझे निकलवाना है, क्योंकि इसके पास से क्या क्या काम निकलवा सकता हूँ। मुझे तो हर तरह के खिलाड़ी चाहिए पर उसके पास होते ही नहीं ऐसे खिलाड़ी। तो मतलब आप एक क्रिकेट की टीम में भी इसको अप्लाई कर दो, इतना यूनिवर्सल हो गया, इतना ज्यादा अप्लाई हो गया वो। तो इसलिए ये डेफिनेशन को क्या बोला गया है? टू वाइड डेफिनेशन इसके अंदर बोला गया है। इसको ने रॉबिन्स की डेफिनेशन बाकी सारी डेफिनेशन से ऊपर कैसे? तो रॉबिन्स डेफिनेशन इज कंसिडर्ड एज सुपीरियर टू अदर डेफिनेशन। फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ सुपीरियोरिटी, मतलब सबसे ऊपर अच्छी है। किस लिए? तो पहले तो ये साइंटिफिक डेफिनेशन, क्योंकि इसने सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं किया है कि मटेरियल और नॉन मटेरियल, ऐसा सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं किया है। क्लासिफिकेटरी का मतलब क्या? सिर्फ है ना डिवाइड करना, वर्गीकरण करोगे। कॉम्प्रिहेंसिव यानी डिटेल में है, संपूर्ण, कंप्लीट। रॉबिन्स डेफिनेशन कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स इन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बोलते हैं। वाइडन्स द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल्स डेफिनेशन हैड रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब लिमिटेड, कम कर देना, जबकि वाइडन का मतलब इसको बढ़ा देना। हैड रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स टू ओनली वेल्थ, सिर्फ वेल्थ के बारे में उसने बताया और मटेरियल वेलफेयर के बारे में बताया। किसने? मार्शल ने। लेकिन रॉबिन्स ने क्या बोला कि हम नॉन मटेरियल सर्विस को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे जब भी एक स्कोप वर्ड है ना, स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब सिंपली अपनी लैंग्वेज में होता है, स्कोप यानी मतलब किस किस चीजों को कवर करता है वो स्कोप, कवरेज को स्कोप बोलेंगे। अब पॉजिटिव साइंस मतलब वो न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब तटस्थ, नो कमेंट वाला साइंस है। मतलब उसको पता नहीं है, उसको ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है इकोनॉमिक्स को कि तुम जो वांट को सिलेक्ट करते हो वो तुम्हारे लिए सही है कि गलत है। वो कोई जजमेंट नहीं देता तुम्हारी वांट के बारे में कि ये गलत है ये सही है, सब कुछ नहीं। इट डज नॉट इंडिकेट विच वांट्स आर गुड एंड विच वांट्स आर बैड और हार्मफुल। कौन सी वांट्स तुम्हारे लिए सही है और कौन सी तुम्हारे लिए गलत है, इसके बारे में नहीं बताया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव साइंस। मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं करता, इसलिए पॉजिटिव साइंस है। अब साइंस ऑफ इकोनोमाइजिंग, इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है कर कसर करना, बचत करना।
तो ये साइंस कैसा है, जो इकोनॉमिक्स इकोनोमाइजिंग करता है, मतलब बचत कराने की बात करता है। दिस डेफिनेशन गिव्स गाइडेंस टू कंज्यूमर इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, उत्पादनના સાધનોની વહેંચણી in such a way that he can obtain maximum satisfaction, जिससे वो एकदम परफेक्ट सेटिस्फेक्शन अचीव कर पाए, वो जरूरी है। यानी कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? इसी तरह से कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब वो सब अपने रिसोर्स उस जगह पे इस्तेमाल करे जहां से उसको उम्मीद है कि मुझे ये वांट मेरी सेटिस्फाई करनी है। अब एक्सप्लेन ब्रीफली फोर्थ क्वेश्चन, सैमुअल्सन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। As defined by Paul A. Samuelson, economics is the study of how men and society, देखो बहुत लंबी डेफिनेशन, ये 11th में भी थी। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन यानी जो भी हम जैसे लोग हैं वो, और सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, यानी सिलेक्शन का साइंस है। अब ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। इंसान की जरूरतें भी होती है, सोसाइटी की यानी एज ए कंट्री भी उसकी जरूरतें होती है, विद और विदाउट यूज ऑफ मनी। विथ मनी तो अपने जानते हैं कि मनी सिस्टम को ध्यान में रख के, लेकिन विदाउट मनी यानी बार्टर सिस्टम, जिसमें चीजों की लेन देन सिर्फ होती है। टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, किस लिए? तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है वो कैसे स्केर्सिटी में, स्केर्सिटी यानी अछत, जो ना हो वो, बराबर नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ये स्केर्स है वो ही नहीं, लेकिन साथ में उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। एक से ज्यादा जगह पे यूज होता है। ऑल्टरनेटिव का मतलब वैकल्पिक, यानी मोर देन वन, इसको लिख सकते हो ऑल्टरनेटिव की जगह पे। टू प्रोड्यूस वेरियस कॉमोडिटीज ओवर टाइम, सबसे तो पहले क्या करेंगे, कॉमोडिटीज को अपने प्रोड्यूस करेंगे अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर, अपने अलग अलग कॉमोडिटीज को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे ओवर ट्यून जो लिखा है ना, उसकी जगह पे ओवर टाइम लिख दो, ओवर टाइम, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन। और पहले प्रोडक्शन कर दिया, अब प्रोडक्शन करने के बाद उसको हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको कंजम्पशन करना है, डिस्ट्रीब्यूट यानी वेंच नहीं करवी, कंजम्पशन वपराश, नाउ, एंड यानी अभी के अभी या तो इन फ्यूचर, फ्यूचर के लिए भी उसको कुछ चीज को अपने बेच सकते हैं, अमंग वेरियस पीपल, लोगों के बीच में, इन ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, और अलग अलग ग्रुप मेंबर्स के बीच में। तो ये पूरी डेफिनेशन को कितने हिस्सों में, 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले तो मैन इन सोसाइटी का सिलेक्शन, किस तरह से सिलेक्शन करेंगे, विथ या तो विदाउट द यूज ऑफ मनी। फिर किस लिए सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज यानी उत्पादकीय साधनों स्केर्सिटी में, अछत में है, और उसके एक से ज्यादा यूज भी है। अब इसका इस्तेमाल क्यों करना है, जिससे हम कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर पाए। कमोडिटीज को प्रोड्यूस क्यों करेंगे, जिससे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, बराबर। अब एक्सप्लेनेशन, like Robbins' definition, this definition considers the problem of scarcity of means in relation to unlimited wants, right? तो ये scarcity के बारे में, means यानी क्या, साधन, मतलब devices, tools in relation to unlimited wants. This definition is dynamic in nature. Dynamic माने मतलब बदल सकती है, क्योंकि हमने इसके अंदर टाइम को देखा है। आगे की सारी डेफिनेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर होती है, मतलब वो रिजिड यानी स्थिर डेफिनेशन, ये बदलती रहती है क्योंकि टाइम का एलिमेंट हमने इसके अंदर लिया हुआ है। दिस डेफिनेशन इज वाइडर इन स्कोप, यानी वो ज्यादा अलग अलग चीजों को कवर करती है, क्योंकि इसने मटेरियल गुड्स को भी लिया है, नॉन मटेरियल गुड्स को भी लिया है, बार्टर सिस्टम को भी लिया है, क्योंकि ऊपर लिखा है ना विदाउट द यूज ऑफ मनी, यहाँ पे देखो, राइट। और मनी यूजिंग इकोनॉमी को भी इसके अंदर इंक्लूड किया है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन डायनामिक मैनर। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को कंसीडर करो, लेकिन कैसे कंसीडर करेंगे, डायनामिक मैनर, मतलब टाइम को ध्यान में रख के। एंड दिस डेफिनेशन सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। રિસોર્સ એલોકેશન कैसे ઇમ્પ્રૂવ કરેંગે, રિસોર્સ એલોકેશન यानी ઉત્પાદનના સાધનોની વહેંચણી આપણે કેવી રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરીશું, અને પ્રોપર સિલેક્શન, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स उस इंसान तक जाने चाहिए जो इंसान को उसकी जरूरत ज्यादा है, राइट। तो ये तुम्हारे फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब इसी में एक दूसरा कवर्ड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्यूसी लिखा हो ना, इसका मतलब क्वेश्चन कवर्ड।
इसके अंदर दूसरा कौन सा क्वेश्चन कवर्ड है? तो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स। अलग अलग लोगों ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अलग अलग दी। एक्सप्लेन, तो ऊपर की चार और चार डेफिनेशन समझाने की। डेफिनेशन खाली एक्सप्लेन नहीं, खाली लिख देने की, एक्सप्लेनेशन मत देना उसका, बराबर है। फिर एनालाइज डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये क्वेश्चन में एनालाइज लिखा है, इसका मतलब आपको पूरी डेफिनेशन समझानी पड़े, बराबर। विच डेफिनेशन एक्सप्लेन्स द करेक्ट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स गिव रीजंस। यानी कौन सी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन देती है, प्रोवाइड करती है पूरा कि इकोनॉमिक्स परफेक्ट है उनके हिसाब से। देखो कौन कौन सी डेफिनेशन। पहले तो अपने को क्लासिकल डेफिनेशन लिखने की, फिर नियो क्लासिकल डेफिनेशन लिखने की, फिर यानी मार्शल की, फिर मॉडर्न डेफिनेशन रॉबिन्स की और सैमुअलसन की, दोनों के लिखने की। लास्ट की डेफिनेशन है ना, उसको अपने ग्रोथ डेफिनेशन बोल सकते हैं। ये किसकी है? सैमुअलसन की डेफिनेशन, राइट। अब एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एंटायर यूनिट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मतलब क्या? कितना प्रोडक्शन आप कर सकते हो। आपके सामने सिर्फ दो अलग अलग चीजें रखी है और सिर्फ आप दो ही चीजों का खाली प्रोडक्शन कर सकते हो। आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एक चीज को प्रोड्यूस करो तो दूसरी कम होगी, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो, और दूसरी को अगर ज्यादा करेंगे तो पहली कम होगी, बराबर। तो ये अपने देखना है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द वेरियस ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ऑल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक ऑप्शंस जिसमें दिया जाता हो। वेरियस यानी अलग अलग। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज विच कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। दो चीजें बताइए। पहले क्या बोला है? तुम्हारे पास गिवन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब તમારી પાસે ઉત્પાદનના સાધનો તમને પહેલાથી ખબર છે એટલા જ છે, વધી नहीं सके। मतलब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पहले से आप जानते हो कि इतने ही है, उसको आप इंक्रीज नहीं कर पाओगे। और दूसरा लिखा है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक यानी तरीका, किस तरीके से आप प्रोडक्शन करते हो। आपकी कंट्री में प्रोडक्शन करने की मेथड आप कौन सी यूज करते हो वो। इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री। दो गुड्स के कॉम्बिनेशन। दो गुड्स यानी मतलब आपको याद रखना है कि इसमें दो से ज्यादा गुड्स आपको लेने ही नहीं है। जो कॉम्बिनेशन એટલે બંનેનું કોમ્બિનેશન તો ખબર પડે ને। आउट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब मेन क्वेश्चन, आप पीपीसी ड्रॉ कैसे करोगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अपने ड्रॉ कैसे करेंगे? लेट अस मेक फॉलोइंग एजम्पशन। एजम्पशन यानी धारणा, अज्यूम करना है, मतलब ये सारी चीजें फिक्स रहेगी। इकोनॉमिक्स में कभी भी कोई भी थियरी को फ्रेम करने से पहले बहुत सारी चीजों को अज्यूम करना पड़ता है कि ये चीजें बदलेगी नहीं, बराबर है। तो यहाँ पे भी अपने देखें कि कंट्री प्रोड्यूसेस ओनली टू गुड्स। सिर्फ दो ही गुड्स है कंट्री के पास, एक वीट है और दूसरा क्लोथ है। फिर उसके पास गिवन वीट એટલે ઘઉં અને ક્લોથ, બરાબર, બે જ વસ્તુ છે। गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आपके पास है, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है कितने हैं, और वो फिक्स रहेंगे यानी वो बदलेंगे नहीं, बराबर। फिर उसके बाद आप हाईएस्ट एफिशिएंसी के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हो, यानी मतलब उत्पादनના સાધનો પૂરી તરહથી યુઝ થયેલા છે, એનો मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लास्ट में लिखा है। आप में एक इंसान भी बेकार नहीं बैठा है, एक जमीन का टुकड़ा भी प्रोडक्शन के बिना नहीं है, एक कैपिटल का रुपया भी प्रोडक्शन के बिना नहीं है। मतलब हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तुम जितना हो सकता है उतना पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये हाईएस्ट एफिशिएंसी यानी सर्वोत्तम कार्यक्षमता। फिर टेक्नोलॉजी डस नॉट चेंज। टेक्नोलॉजी कभी भी बदलेगी नहीं, टेक्नोलॉजी सेम रहेगी। सपोज अब पता आ गया कि सपोज आउट ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड विद द गिवन टेक्नोलॉजी, जो रिसोर्सेज दिए वो, और टेक्नोलॉजी गिवन का मतलब फिक्स, फिक्स रिसोर्सेज और फिक्स टेक्नोलॉजी के साथ में इट इज पॉसिबल फॉर अ कंट्री टू प्रोड्यूस फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीट एंड क्लोथ। जरा ध्यान देना इसमें, क्योंकि आप टेबल देखोगे ना, क्वेश्चन तो वैसे ही याद हो जाएगा। चार एजम्पशन है, पांचवा एजम्पशन नहीं है, पांचवा नंबर एजम्पशन ही वहां से एक्सप्लेनेशन होता है। चार एजम्पशन अभी याद हो जाएंगे। देखो पहला एजम्पशन क्या लिखा है? दो गुड्स, एक व्हीट और एक क्लोथ।
दूसरे एजम्पशन में क्या लिखा है, रिसोर्स फिक्स है। तीसरे एजम्पशन में हाईएस्ट एफिशिएंसी। चौथे में चेंज नहीं होता टेक्नोलॉजी में। बस हो गया, समझे। अब उस बेस के ऊपर से आपको टेबल देखना है। अब टेबल के कॉम्बिनेशन देखो, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यानी उत्पादन संभावित विकल्प, विकल्पों કહેવાય यानी ऑल्टरनेटिव यानी विकल्पों, अलग अलग विकल्प तुम्हारी पास है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए पॉइंट के ऊपर क्या है, ए पॉइंट के ऊपर आप क्लोथ एक भी यूनिट नहीं बनाते, लेकिन 15,000 क्विंटल वीट के प्रोड्यूस करते हो। अब अगर मैं क्लोथ बढ़ाऊंगा तो मुझे वीट कम करने पड़ेंगे। तो मैंने 1,000 मीटर क्लोथ को बढ़ाया बी पॉइंट के ऊपर, तो मुझे वीट 1,000 क्विंटल कम करना पड़ा। लेकिन बाद में सी के ऊपर मैंने एक यूनिट बढ़ाया, एक यानी 1,000 मीटर मैंने इंक्रीज किया क्लोथ को, लेकिन अब यह वेट 2,000 क्विंटल कम हो गया। आपको हर बार इंक्रीज करना है, यानी मतलब पहले 15 और 14 के बीच में खाली एक की गैप है, फिर 14 और 12 के बीच में दो की गैप है, फिर 12 और 9 के बीच में तीन की गैप है, फिर 9 और 5 के बीच में चार की गैप है, और 5 और 0 के बीच में पांच की गैप है। हर बार गैप को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे गैप सेम रहेगी, 0 1 2 3 4 5 में सेम रहेगी। तो तुम करोगे कैसे, दिमाग में रखना है पांच चीजें हैं, तो पांच से शुरू करें, नीचे 0, फिर ऊपर पांच, फिर उसमें चार ऐड करो तो 9, फिर तीन ऐड करो तो 12, फिर दो ऐड करो तो 14, और एक ऐड करो तो 15। नीचे से ऊपर जाओ तो अपने आप तुम्हारा सेट हो जाएगा। ऊपर जो 0 1 2 3 4 5 लिखना है। अब इसको अपने डायग्राम के ऊपर रखते हैं। देखो डायग्राम तुमको नीचे दिखा है। लेट अस प्रेजेंट, प्रेजेंट એટલે સમજાવી આપને ડાયાગ્રામ ઉપર, ઇફ દે આર જોઈન્ટ બાય અ સ્મૂથ કર્વ, સ્મૂથ કર્વ એટલે સ્કેલ થી નહીં ડ્રો કરવાનું, હાથ થી ફ્રી હેન્ડ ડ્રો કરવાનું, એને સ્મૂથ કર્વ કહેવાય। વી વિલ ગેટ પીવીસી, ઇટ ઇઝ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઈટ, ડાઉનવર્ડ એટલે ઉપરથી નીચે આવે, અને કોન્કેવ ટુ ઓરિજિન, કોન્કેવ એટલે અંદરની તરફ વળેલું ના કહેવાય, બહારની તરફ વળેલું કહેવાય। આ તમે જોશો ને તો આમ બહારની તરફ છે, અને ઓરિજિન એટલે ઝીરો, ઝીરો ને બહાર છે। અંદરની તરફ કઈ રીતે હોય, અગર ડાયાગ્રામ में તમે ડિમાન્ડ ને જેમ ડ્રો કરો ને તો અંદરની तरफ કહેવાય, बराबर ने। जो बेक, अगर तुमको इसको ड्रॉ करना हो तो इस तरह से अगर ड्रॉ करो, ये जो लाल लाइन आपने देखी ना, वो लाइन कौन सी है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। इसको कॉनकेव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। लेकिन ये लाइन अपने जो ड्रॉ की वो ऐसी नहीं है, हमने जो ड्रॉ की है वो इस तरह की लाइन है। इसका मतलब ये क्या होगी, कॉनकेव। और तीसरी लाइन आती है स्ट्रेट लाइन, बराबर। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट है होगी, डायरेक्ट। तो ये तीनों तीन लाइन जो है ना, वो अलग अलग चीजें बताती है। हमने क्या देखा, हर बार डिक्रीज इंक्रीज किया, तुमने पहले एक डिक्रीज किया, फिर दो डिक्रीज किए, फिर तीन किया, फिर चार किया, फिर पांच किया। इस तरह से जब इंक्रीज हो ना दूसरा, तो आपको ये कॉनकेव वाला कर्व ड्रॉ करने का। लेकिन जब डिक्रीज हो ना, तो हम कॉन्वेक्स वाला यूज करेंगे। लेकिन जब दोनों सेम रहे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तीनों तीन का मतलब होता है, ऐसे ही धड़धाड़ किसी ने नहीं ड्रॉ कर दिया, बराबर। अगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे जैसे आपके डायग्राम में, तो वो कॉनकेव है। कॉनकेव टू ओरिजिन पूछेंगे एमसीक्यू में, कि किस तरह का डायग्राम है वो आपको पूछेंगे। अब पीपीसी शोज वेरियस कॉम्बिनेशन, दो अलग अलग चीजों के अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा है, जो अपने रिसोर्सेज को यूज करके अपने प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक कंट्री, एक देश उसको प्रोड्यूस कर सकता है। इट शोज अ बाउंड्री, बाउंड्री मतलब लिमिट, तुम इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। तुमने जो ए बी देखा ने, 15 से 5, बराबर, ए और एफ, ए से एफ तक जो देखा ने, उसके तुम बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर जाओगे तो तुम्हारे पास इतने साधन नहीं है, मतलब इतने रिसोर्सेज नहीं है तुम्हारे पास। और अंदर जाओगे तो अंदर कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि वो तुम्हारा प्रोडक्शन पूरी तरह से नहीं होगा। हाईएस्ट एफिशिएंसी वाला एजम्पशन तुम्हारा रॉन्ग साबित हो जाएगा, राइट। तो ये फ्रंटियर यानी बाउंड्री आपको बता रहा है, बियॉन्ड विच अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस, इसके बाहर आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इसीलिए इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या तो बाउंड्री बोला जाता है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का मतलब क्या होता है, बदलाव। किस चीज का बदलाव, एक यूनिट को बढ़ाते गए और दूसरे को कम करते गए, वो बदलाव
इसके अंदर आपको दिखाई देता है। नाउ द थर्ड वन, पीपीसी शोज दैट इफ द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, एक को मैंने इंक्रीज किया तो मुझे दूसरे को फॉल यानी डिक्रीज करना पड़ेगा, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा। हाईवर, अब यहाँ पे हाईवर जो लिखा है ना, वहां से बदलता है। अगर तुम नए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाते हो या फिर तुम नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हो, नई टेक्नोलॉजी तुम्हारी कंट्री में आती है, तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो कैसे, जो एरो ऊपर की तरफ लिखा है उसके बाद में एक डॉटेड लाइन है, डॉट वाली एक लाइन है, दूसरी लाइन जो ए डैश बी डैश से बताई गई है, तो तुम्हारा पीपीसी राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेगा, इसलिए एरो से ऊपर की तरफ जाना है। याद रखो जब भी ड्रॉ करो ने, तो दोनों को बिल्कुल समांतर यानी पैरेलल ड्रॉ करना है। अगर तुमने पैरेलल ड्रॉ नहीं किया तो गलत साबित हो जाता है ये। साबित ये हुआ कि जब भी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आएगा ना, तो ग्रोथ आने के बाद तुम्हारा पीपीसी कर्व राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेगा। अब जो मकसद पे आ रहा हूं वो जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? इकोनॉमी यानी अर्थतंत्र અને इकोनॉमिक्स એટલે અર્થશાસ્ત્ર, બંનેમાં ફરક યાદ રાખજો। હાઉ ધીસ પ્રોબ્લેમ્સ આર સોલ્વ ઇન फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी? मुक्त बाजार तंत्र कहेवाय, मतलब ये कैपिटलिज्म जिसके अंदर गवर्नमेंट है ना कुछ भी नहीं करती, सारी चीजें मार्केट के अंदर होती है। व्हाट आर द फंडामेंटल और मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ suitable diagram। Now following are the basic problems of an economy of a country, sorry। What to produce and how much to produce? समझ में बात आई? What to produce यानी क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। यानी इस प्रॉब्लम का नाम है प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। यानी मतलब તમારી પાસે ઉત્પાદનના સાધનો જે છે તેની વેચણી, અલોકેશન એટલે વેચણી, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, રાઈટ। अब द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब कौन से गुड्स बनाएंगे, और हाउ मच टू प्रोड्यूस यानी कितनी क्वांटिटी में बनाएंगे। बराबर। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर का डायग्राम आप देखो। वी नो दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज बहुत कम है अपने पास। स्केर्स यानी अछत में है, अछत। बट ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, पर इंसान की जरूरतें तो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। सो द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, यानी कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें और वो भी कितनी क्वांटिटी में, जत्थो शू राखिए। दिस मीन्स इकोनॉमी हैज टू अलोकेट दीज रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, क्योंकि आगे भी बता चुके कि रिसोर्सेज तुम्हारे पास कम है और जो है वो भी एक से ज्यादा जगह पे यूज होते हैं, तो हम कौन सी जगह पे कितने रिसोर्स यूज करेंगे, सबसे पहला तुम्हारा सवाल, राइट। इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर गुड, राइट। अगर मैं समझो कि, सुनो, मैं पहले OC1 कंज्यूमर गुड डायग्राम में देखो, OC1 कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था मैं, राइट। OC1 यानी मैं इतने कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था जितने आपको नीचे OX एक्सिस के ऊपर दिख रहे हैं। तब मैं कितने कैपिटल गुड्स बना सकता था, OK1 बना सकता था, बराबर। लेकिन अगर मैं OC1 से OC2 जाना चाहता हूं, मतलब मैं अगर कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो मुझे अपने कैपिटल गुड्स को OK2 तक नीचे ले आना पड़ेगा, मतलब उसको मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे दूसरे के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस यानी त्याग करना पड़ेगा, उसको छोड़ देना पड़ेगा, राइट। तो इसको बोला जाता है, अपने क्या बोलेंगे इसको, रिसोर्स अलोकेशन, कौन सी जगह पे कितने रिसोर्स को आपको देना है। इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स on the basis of demand for goods. Further, it has to decide the quantity of consumer goods and capital goods. ये दोनों की क्वांटिटी भी डिसाइड करेंगे, क्या कि कंज्यूमर गुड्स कितने और कैपिटल गुड्स कितने। कंज्यूमर गुड्स यानी जो डायरेक्टली अपने यूज कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स यानी उत्पादन साधनों ज कहेवाय, यानी मशीन वगैरह जो है वो। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग, यानी बाजू वाली फिगर है उससे पता चलेगा। एट पॉइंट सी द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग OC1, सी पॉइंट के ऊपर OC1 कंज्यूमर गुड्स के और OK1 कैपिटल गुड्स के। अगर मैं कंज्यूमर गुड्स ज्यादा करना चाहता हूं तो मुझे D पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करना पड़ेगा,
अब डी पॉइंट की बात करो तो डी पॉइंट के ऊपर तुम्हारा OK1 से OK2 हो जाता है, यानी नीचे आ जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सिंपल। बराबर। तो क्या देखा इसमें पहला, क्या प्रोड्यूस करना है, मतलब कंज्यूमर गुड बनाने हैं कि कैपिटल गुड बनाना है, कितना प्रोड्यूस करना है, मतलब रिसोर्स का एलोकेशन कैसे करेंगे, ये इसमें आ गया। अब आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू यानी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, यानी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन पद्धति कही राखिए। The next problem of economy is to decide how to produce goods and services. This means to decide the combination of resources and technique और method of production. तो दो तरह की मेथड्स और टेक्निक्स है आपके सामने। पहला लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या, जहां पे जिस कंट्री में, अबे नहीं, यहाँ नीचे जो ब्रैकेट लिखा है ना, वो ब्रैकेट आप देखो। फॉर एग्जाम्पल लेबर इंटेंसिव है ना, यानी श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति, जिसमें लेबरर्स को ज्यादा फोकस किया जाता है, उसको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब मूडी प्रधान उत्पादन पद्धति। अब नीचे एग्जाम्पल में दिया है देखो। फॉर एग्जाम्पल लेबर इंटेंसिव टेक्निक, उसमें ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी और लेस कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और कम लेबर की जरूरत पड़ेगी। ये एग्जाम्पल है। अब कंट्रीज शुड सिलेक्ट, यानी देश को ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो उसके लिए सबसे ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करे, विच कैन प्रोड्यूस गुड्स, लेकिन कैसे, लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर, यानी कम से कम खर्चे के ऊपर। बराबर ना। अब ये जो ब्रैकेट है ना, वो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। बराबर। क्या लिखा है देखो। नाउ दिस डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्स अवेलेबल, यानी तुम्हारी कंट्री में किस तरह के रिसोर्स अवेलेबल है। जैसे इंडिया में लेबर ज्यादा है, तो हम कौन सी मेथड को ज्यादा यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव को। लेकिन फिनलैंड, नॉर्वे, इंग्लैंड, इन सब कंट्री के अंदर कैपिटल ज्यादा है, तो वो लोग कौन सी मेथड यूज करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव। फिर पहले तो क्या है, अवेलेबल, और उसके बाद में देयर प्राइसेस, सस्ता क्या है वो भी देखा जाएगा। इंडिया में क्या सस्ता है, लेबर सस्ता है। बराबर नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ लेबर इज चीपर, चीपर यानी सस्ता, इन द इकोनॉमी, देन इकोनॉमी विल यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सिमिलरली अगर कैपिटल चीपर है, देन इकोनॉमी विल यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर लेबर सस्ता तो लेबर इंटेंसिव, और कैपिटल सस्ती तो कैपिटल इंटेंसिव। याद रखो ये भी किस पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कितनी चीजें अवेलेबल है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। द थर्ड बेसिक प्रॉब्लम इज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स। गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पीपल ऑफ द सोसाइटी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जितना भी आउटपुट पूरी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, તમારા દેશની અંદર આવકની વહેંચણી કેવી રીતે થયેલી છે, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे हुआ है। क्या पैसा गरीबों तक जा रहा है कि नहीं, या पैसे वाले और ज्यादा ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ये आता है डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम। The distribution of national output depends upon the distribution of national income. In most of the developing countries, there is unequal distribution of national income. नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, अनइक्वल। आवकनी असमान वહેંચણી, राष्ट्रीय आवकनी असमान वહેંચણી। सो रिच पीपल गेट अ लार्ज शेयर इन टोटल आउटपुट, तो हिस्सा ज्यादा किसको मिल जाता है, पैसे वालों को मिल जाता है। और पुअर पीपल गेट अ स्मॉल शेयर इन द टोटल आउटपुट। सो अ प्रॉब्लम अराइजेस दैट हाउ टू मेक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग द पीपल। तो लोगों के बीच में ये जो जितने भी डेवलपमेंट से होने वाले फायदे, वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। अब ये प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी आता है देखो। द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, यानी सुखाकारीમાં વધારો, મહત્તમ સુખાકારી કહેવાય એને, यानी बेनिफिट, लार्जेस्ट बेनिफिट मिलना चाहिए। वी नो दैट द रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्सेज कैसे है, तुम्हारे स्कैरसिटी में कम है। देयरफॉर देयर शुड बी मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सबसे बेस्ट होना चाहिए। इफेक्टिव यानी असरकारक। The resources should be allocated and utilized in such a way that
प्रोड्यूसर्स, इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मैंने डार्क किया हुआ है, प्रोड्यूसर्स आर एबल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट एट लोएस्ट कॉस्ट, यानी कम से कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए और कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अब प्रोड्यूसर ने कम खर्चे में बनाया तो प्राइस भी कम रखेगा वो, अगर प्राइस कम है तो सस्ते में मिलेगा, लेकिन कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन यानी संतोष पूर्ण मिले, बराबर। For this purpose, an economy should achieve economic efficiency as well as technical efficiency. दो तरह की एफिशिएंसी, एक इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब कर कसर से प्रोडक्शन करो, सस्ते में प्रोडक्शन करो, और टेक्निकल एफिशिएंसी मतलब लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करो। दिस विल लीड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इससे क्या होता है, कंट्री और ज्यादा ग्रोथ करेगी और ज्यादा डेवलप होगी, यानी विकास અને વૃદ્ધિ, डेवलपमेंट એટલે विकास અને ग्रोथ એટલે वृद्धि। अब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ये समझना है जरा, इसमें जो लिखा है वो शायद वर्ड्स तुमको कंफ्यूज करे, लेकिन बराबर ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ। व्हेन रीअलोकेशन, रीअलोकेशन यानी पुनः वेचनी, फरी वहेंचनी करिए थे, ऑफ रिसोर्सेज मतलब मैंने एक जगह से रिसोर्सेज को निकाल लिया, उसको दूसरी जगह पे यूज किया, तो इससे पहले वाले को ज्यादा प्रोडक्शन में नुकसान नहीं होना चाहिए और दूसरे वाले का प्रोडक्शन बढ़ जाना चाहिए, तो तुमने प्रोडक्शन में एफिशिएंसी दिखाई, मतलब ये हुआ। यानी मैं एक जगह से किसी इंसान को हटा देता हूं, उसको दूसरी जगह काम पे रखता हूं, तो उस जगह पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए जहां से मैंने उसको हटाया, और उस जगह प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए जहां पे मैंने उसको रखवाया। ये कब होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने देखते हैं कि वहां पे ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, वहां से उनको निकाल दिया तो भी प्रोडक्शन में वहां फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको निकालने के बाद मैंने जिस सेक्टर में उसको रखा वो सेक्टर में प्रोडक्शन जरूर बढ़ जाएगा, तो मतलब तुमने क्या अचीव किया, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तुमने अचीव की, समझे। तो वही लिखा है, देखो क्या लिखा है, व्हेन अ रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्स बिटवीन sectors increases the output of some sectors without reducing the output of the remaining sectors, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हमने अचीव की ऐसा माना जाएगा। क्लियर। अब आता है वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। इट इज पॉसिबल टू मैक्सिमाइज वेलफेयर ऑफ पीपल। अब लोगों का वेलफेयर कब बढ़ेगा, लोगों को फायदा कब होगा, जब मैं किसी इंसान को कोई चीज का फायदा दे रहा हूं तो मुझे किसी के नुकसान से उसका फायदा नहीं करवाना है, यानी किसी का नुकसान नहीं होगा तब दूसरा एक फायदा कर रहा है, मतलब अमीर किसी के पास से पैसे छीन के पैसे वाले नहीं बने, वो अपनी मेहनत से पैसे वाले बनते और गरीब का हक भी वो पूरा दे रहे, तब जाके वो बराबर से एफिशिएंसी हुई, ऐसा माना जाएगा, समझे। यहाँ लिखा गया है कि इट इज पॉसिबल टू मैक्सिमाइज वेलफेयर ऑफ पीपल व्हेन इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज वेलफेयर ऑफ पीपल विदाउट रिड्यूसिंग द वेलफेयर ऑफ इवन अ सिंगल पर्सन, किसी को भी नुकसान किए बिना, रिड्यूस किए बिना यानी कम किए बिना फायदा दूसरे को हो जाए तो उसमें अपने कोई परेशानी नहीं। अब प्रॉब्लम ऑफ अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, या तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, फुल यूटिलाइजेशन मतलब वपराश पूरे पूरे हो जाइए, बेरोजगारी घटनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब। अनदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज हाउ टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड full utilization of available resources of a country in of the most of the developing countries. There is a problem of unemployment of labor, बराबर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास जमीन नहीं है, जमीन तो बहुत है, लेकिन जमीन को यूज कैसे करना है उसकी टेक्निक नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सबसे बड़ा, और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे बोला कि जमीन है लेकिन यूज करने वाला नहीं, तो प्रॉब्लम एक जगह ऐसे लोग हैं जिनको काम चाहिए, दूसरी जगह ऐसी चीजें पड़ी हुई जो काम मांगती है, लेकिन दोनों को मैच करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमने ना तो एजुकेशन में खर्चा किया है ना टेक्निकल प्रोडक्शन में खर्चा किया है। सो इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड टू एंश्योर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आज के जमाने की नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करके ही अगर हम प्रोडक्शन कर पाए तो ही ये बात पॉसिबल है। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ,
इन, अब देखो ग्रोथ वाला आया। अब ये क्या था, 5 तक तो तुम्हारे बेसिक प्रॉब्लम्स है, ये ग्रोथ का प्रॉब्लम है ना, हमने एक्सटेंड किया है। मतलब पहले ये 5 प्रॉब्लम आते थे, ये छठा प्रॉब्लम है ना, अब नए जमाने का प्रॉब्लम है। देखो इसमें आर्थिक विकास वृद्धि के बारे में, इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इट इज नेसेसरी, डेवलपिंग कंट्री એટલે શું કહેવાય, અલ્પ વિકસિત દેશો, in most of the developing countries, it is necessary to increase productive capacity. For this purpose, an economy should allocate sufficient resources for production of capital goods and for research and development activities. यानी क्या लिखा गया है, आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब सफिशिएंट એટલે पूर्ता, इनफ। सबसे पहली बात तो, मैं बेंच बनाऊं तो बेंच के लिए हथौड़ी चाहिए ना, बेंच के लिए एक मशीन चाहिए जो लकड़े को कट करेगा, वो कैपिटल गुड्स बोले जाते हैं। तो कैपिटल गुड्स होंगे नहीं तो कंज्यूमर गुड्स बनेंगे कैसे। तो पहले क्या चाहिए आपको, पहले मोर रिसोर्सेज किसके लिए, कैपिटल गुड्स के लिए चाहिए। फिर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए, राइट। ये सब हो तो ही डेवलपमेंट कर पाएंगे। If there is increase in productive capacity of a country and development of new technology, a country will be able to produce more quantity of goods. क्या लिखा है, अगर प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज हो, प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज कैसे होगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो इंक्रीज होगी ना। नया मशीन आएगा तो पहले 10,000 यूनिट बनते थे, जिनके अब 12,000 बनेंगे। मशीन सेम है, आदमी सेम है, राइट, लेकिन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अ कंट्री विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बढ़ेगी तो हम ज्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। फॉर दिस पर्पस इकोनॉमी हैज टू डिसाइड कि व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड ફોર ઇકોનોમિક ગ્રોથ ઓફ અ કન્ટ્રી, यानी શું કરવું જોઈએ આપણે ગ્રોથ માટે। when supply of resources increases यानी रिसोर्सेज बढ़ेंगे एंड देर इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, दो चीजें साथ में होनी चाहिए, एक तो सप्लाई ऑफ रिसोर्स भी बढ़ना चाहिए और साथ में टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो, तो क्या होगा, उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगा, ऐसा मानेंगे। और यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहो तुम्हारा जो है वो कहाँ से कहाँ पे जाएगा, पीपीसी कहो जिसको बोलेंगे अपने, विल शिफ्ट अपवर्ड, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी से ए डैश बी डैश की तरफ जाएगा, जो डायग्राम के अंदर बताया गया है, बराबर ने। तो इसको आउटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, यानी बाहर तरफ मूव करो, आउटवर्ड એટલે બહારની તરફ। શિફ્ટ ઇન પીપીસી ઇન્ડિકેટ આ પૂછશે એમસીક્યુ માં, કઈ તરફની શિફ્ટ હોય તેને આપણે શું કહીએ, આઉટવર્ડ શિફ્ટ હોય તેને આપણે ઇકોનોમિક ગ્રોથ કહીએ। अब 7, राइट, शॉर्ट नोट ऑन पीपीसी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। निकल ली। तो इसमें व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑन पीपीसी, पीपीसी पे इसकी इफेक्ट आपको बतानी है। वी कैन एक्सप्लेन द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पहले आपने क्या करना, ये क्वेश्चन याद रखो, करना कैसे, 7वां क्वेश्चन, पहले आगे का पूरा समझाने का फिर यहाँ से शुरू करने का। तुमको लगे कि इतने 4-5 पेज में तो तुम्हारा यूनिट खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, आगे का क्वेश्चन एक्सप्लेन करके यहाँ से फिर बाद में शुरू करने का, समझे। यहाँ पे ए बी जो है ना वो पीबीसी तुम्हारा है। इट शोज दैट इफ देर इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन એટલે વપરાશ, यूज, अगर तुम रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करोगे तो तुम पीपीसी के ऊपर का कोई भी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हो। इफ देर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन अगर रिसोर्सेज का बराबर से इस्तेमाल नहीं हुआ, अंडर यूटिलाइजेशन એટલે वन वपराय, अंडर यूज भी लिख सकते हो इसको। और इनएफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन मतलब तुमने रिसोर्सेज को बराबर से इस्तेमाल नहीं किया, अनएम्प्लॉयमेंट तुम्हारी कंट्री में है, बराबर। द एक्चुअल आउटपुट इज एट पॉइंट यू, आप यू देख सकते हो ना डायग्राम में, देखो यू पॉइंट के ऊपर तुम्हारा है ना एक्चुअल आउटपुट होगा, यानी पीपीसी से बिलो कम है। दस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स लाइंग इनसाइड द पीपीसी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहो कि अंदर नीचे के भाग के ऊपर अगर कोई भी कॉम्बिनेशन है तो वो सब क्या बताएगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस बताएगा। इफ अ कंट्री इज एबल टू एंश्योर
फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हिज आइडल रिसोर्सेज, यानी मतलब वो क्या करे कि जितने भी आइडल यानी बेकार, आइडल यानी बेकार पड़ेला जो रिसोर्सेज से थे, तो अपने प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। और हम पॉइंट यू से कहाँ जा सकते हैं, या तो सी जा सकते हैं, या तो डी जा सकते हैं, तो ई जा सकते हैं, बराबर नहीं। इफ देर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्रोडक्टिव रिसोर्स, अब तुम्हारे पास प्रोडक्टिव यानी उत्पादकीय, उत्पादन करना रिसोर्सेज अगर कंट्री के अंदर बढ़ेंगे तो इकोनॉमी ने प्रोग्रेस किया ऐसा माना जाएगा। जब प्रोडक्टिव रिसोर्स इंक्रीज हो तो इकोनॉमी ने क्या किया, प्रोग्रेस किया ऐसा माना जाएगा टेक्नोलॉजी में। दो में से कोई भी एक, यानी और लिखा है बीच में, राइट। तो इट्स पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट, यानी राइट साइड के ऊपर तुम्हारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शिफ्ट करेगा। और इसका मतलब ग्रोथ, तो आप देखो जो एरो लिखे हैं ना, वो सारे एरोस किसकी तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, राइट। पर याद रखो जब भी ड्रॉ करो ना तो पैरेलल ड्रॉ करना, समांतर, यानी दोनों के बीच की गैप सब जगह सेम होनी चाहिए, बराबर ना? अब लास्ट क्वेश्चन है, ये करवा देता हूं, खत्म कर देते हैं इसको। एक्सप्लेन ब्रीफली द मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये शॉर्ट नोट में इंपॉर्टेंट 6 या तो 7 मार्क का क्वेश्चन पूछेगी, एकदम आसान, और ये एमसीक्यू इसमें से एक या दो आएंगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। अब देखो पहले दो मेथड में, पहले डिडक्टिव देखो। इन डिडक्टिव मेथड वी स्टार्ट फ्रॉम विथ सर्टेन फैक्ट, यानी हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कोई चीज को अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, कि भाई इंसान का बिहेवियर ऐसा होगा, और सम जनरल प्रिंसिपल, या तो कोई चीज मैंने जनरली ऐसे देखी, बराबर। एंड फ्रॉम दिस वी ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजन अबाउट एन इंडिविजुअल पर्सन पर्टिकुलर केस, यानी मैंने देखा कि जब कभी भी बहुत सारे लोग एक साथ में लाइन में खड़े होते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा। तो मैंने तुझे इस तरह से लाइन में देखा तो मैंने सोच लिया कि तू भी है प्रॉब्लम में हो, समझे। मैंने सबको देख के एक के बारे में जजमेंट किया, वो डिडक्टिव मेथड, सिंपल लैंग्वेज में। सबको देख के एक के बारे में जजमेंट किया। मैंने ये सोचा कि जब कभी भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी वॉर होती है ना, तो वॉर के कारण इकोनॉमी खराब हो जाती है। अब इंडिया में भी वॉर हो गई तो मैंने जज कर लिया कि इंडिया की हालत भी खराब होने वाली है, समझे। सबको देख के एक के बारे में सोचना, वो डिडक्टिव मेथड। फॉर एग्जाम्पल वी एज्यूम दैट पीपल विल बाय मोर क्वांटिटी ओनली एट अ लोअर प्राइस। मैंने देखा, हर जगह पे ये देखा कि जब भी प्राइस गिरती है लोग ज्यादा खरीदते हैं। तो अब अगर मैं मेरी प्रोडक्ट कमोडिटी की प्राइस अगर कम करूंगा, मेरी प्रोडक्ट की प्राइस अगर मैं कम करूंगा, तो मैं सोच लेता हूँ कि मेरी डिमांड भी बढ़ेगी, राइट। इन दिस मेथड वी गो फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, सबको देख के एक जगह पे जाते, चौकस पर्टिकुलर એટલે। अब मेरिट इजी टू अप्लाई, पहली तो, उसके बाद में सिंपल मेथड है, और ये सर्टेन मेथड चौकस, यानी मतलब अगर तुम्हारे एजम्पशन सही हुए तो कंक्लूजन भी तुम्हारा सही होगा। कंक्लूजन यानी अंदाज જે લગાવી નથી આપણે કહેવાય, સાર કહેવાય એને। अब डीमेरिट्स, अगर एजम्पशन रॉन्ग तो कंक्लूजन भी रॉन्ग, तुमने गलत सोच लिया तो पूरा का पूरा खत्म। व्हेन इकोनॉमिक पॉलिसीज आर डिसाइडेड बाय दिस मेथड इट मे बी डेंजरस। डेंजरस यानी खतरनाक क्यों है, क्योंकि अगर तुमने गलत सपोज किया तो कंक्लूजन भी गलत आएगा, तो डेंजर हो गया ना। अब इंडक्टिव मेथड इससे बिल्कुल उल्टा, मैं तुम्हारे केस को देख के सबके बारे में सोचता हूँ, समझे ना। मैं तुम्हारे केस को देख के मैंने सोचा कि अगर समझो कि लामी आज कॉलेज जा रही है तो उसका पूरा ग्रुप भी आज कॉलेज जा रहा है, या तो मैं, ये क्या हुआ इंडक्टिव मेथड। लेकिन अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर ये लड़की का पूरा ग्रुप कॉलेज में गया है तो मतलब ये भी अभी कॉलेज में होगी, बराबर है। ऐसा ऐसा नहीं बोलते कि सारे के सारे जितने भी डार्क पीपल होते हैं वो साउथ इंडियन होते हैं, बराबर है। तो अगर कोई डार्क पीपल मुझे दिखा, तो डार्क इंसान मुझे दिखा, तो मैं बोलूंगा ये कौन है, साउथ इंडियन है, मैंने ऐसा देख वो सोच लिया। ये कौन सी डिडक्टिव मेथड हो गई, बराबर नहीं। लेकिन मेरे सामने एक इंसान आया, वो बैठा है मेरे साथ में बात की, और उसने मुझे साउथ इंडिया की लैंग्वेज के लहजे के अंदर ही ना बात करना मेरे साथ में शुरू किया। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई ये देखो, इसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, बराबर है, ये इंसान इस तरह से बात करता है, ये साउथ इंडियन, तो सब तरह के साउथ इंडियन अब ऐसे होंगे,
एक को देख के मैंने सबके बारे में सोच लिया, वो कौन सी हो गई? इंडक्टिव मेथड हो गई, बराबर। इन इंडक्टिव मेथड वी स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड कंक्लूड विद यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यानी एक को देख के, चौक्कस चीज को देख के, यूनिवर्सल यानी सर्वत्र, सब जगह के बारे में अपने सोच लेते हैं, यानी पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल इसमें हो गया। इन दिस मेथड वी कलेक्ट सर्टेन फैक्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजन, और इसी के बेस के ऊपर अपने कोई कंक्लूजन बनाते हैं, अलग अलग चीजों के बेस के ऊपर अपने कंक्लूजन बनाते हैं, राइट। अब पर्टिकुलर टू जनरल, बराबर ने, ऑब्जर्वेशन से अपने कंक्लूजन पे जाते हैं, फिर पर्टिकुलर टू जनरल, गो लिखा है, इसके बाद टू लिख दो, पर्टिकुलर टू जनरल है तीसरे में, इंडक्टिव मेथड में ऊपर, पर्टिकुलर टू जनरल, गो नहीं है, टू है। अब मेरिट्स, दिस मेथड इज वेरी साउंड एंड एक्यूरेट, परफेक्ट मेथड है, एक्यूरेट यानी चौकस, चौकसाई वाली, बिकॉज इन दिस मेथड वी ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एक से जब सब पे जाया जा सकता है, लेकिन सबके बारे में सोच के एक के बारे में नहीं कोई डिसीजन लिया जा सकता। लेकिन डीमेरिट्स, व्हेन द फैक्ट्स कलेक्टेड आर इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट यानी अपूर्ता हुई और इनएक्यूरेट हो, तो कंक्लूजन परफेक्टली तुम्हारे सामने नहीं आएगा। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट यूनिट का कंक्लूजन।